अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी रिवीजन सीरीज़ का दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है फ़िज़िक्स। मैथ्स के ऊपर हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। 4 और रहती हैं, लेकिन वो मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मैथ्स का पेपर आखिर में ही है। तो हम एक काम करेंगे, पहले ज़रा फ़िज़िक्स को कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स पे हम मूव ऑन करेंगे। अच्छा, फिज़िक्स के अंदर मुश्किल चैप्टर से पहले शुरू करते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं पेपर के लिहाज से, हम उनसे शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज की बात होने वाली है, फिजिक्स की बात होने वाली है। और मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है नाप, कोई भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो। लेंथ हो गया, सही है। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लेंथ, टाइम, सही, टाइम भी आप मेजर कर रहे हो। और व्हाट शुड आई से, वेट, सही है। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम क्या करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है नाप कोई भी। ये लेंथ एक मेजरमेंट है मेरे पास, टाइम एक मेजरमेंट है, कोई काम 2 घंटे में हुआ, 2 घंटे उस काम की मेजरमेंट है मेरे पास। सही है। उसी तरह मेरे पास एक आदमी है, उसका वेट इतना है, वेट उसकी क्या है, मतलब मास से रिलेट करती हुई मेजरमेंट है। अच्छा, फिजिक्स है क्या चीज़? इन्होंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है फिजिक्स की। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। यानी कि फिजिक्स 3 जगह से प्रूव्ड है। नेचर से भी प्रूव्ड है, मैथमेटिकली भी प्रूव्ड है, और एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव्ड है। अब आप अपनी कैलकुलेशन करो, सही है। आपके पास फॉर सपोज, अंदाजन एक स्फेयर है। स्फेयर पता है क्या होता है? स्फेयर, स्फेयर भी इस चैप्टर में आने वाला है। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर कोई भी मतलब सर्कल होता है, लेकिन 3D होता है। यानी जैसे टेनिस बॉल हो गई, आपकी जो बॉल होती है ना क्रिकेट वाली, तो वो क्या होता है, वो एक स्फेरिकल शेप है, वो स्फेयर बोलते हैं उसको। सही है। अच्छा, एक स्फेयर है, उसका जो वॉल्यूम है, सही है, उसका जो वॉल्यूम है, जो जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या है मेरे पास? ऑलमोस्ट 99 सेंटीमीटर क्यूब, फॉर सपोज। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में आता है क्योंकि 3 डायमेंशन में होता है वॉल्यूम, एरिया 2 डायमेंशन में होता है। सही। अच्छा, जिसका वॉल्यूम क्या है, 99 सेंटीमीटर क्यूब है। सही है। मुझे ये चीज़ पता है, मैंने किसी और इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वर्नियर कैलिपर से इसका रेडियस भी मेजर कर लेता हूँ। लेकिन चाहे मैं रेडियस पहले मेजर कर लूँ या बाद में मेजर कर लूँ, सही है। चाहे मैं क्या नाम है, अपना वॉल्यूम मेरे पास पहले आ जाए, लेकिन वॉल्यूम से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। सही है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, वॉल्यूम मेरे पास बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब, सही है, इस चीज़ के बराबर है। तो अगर 99 मेरे पास इधर है, 99 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 99 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ये पाई भी इधर है ना, पाई भी मैं क्या नाम है इधर डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बराबर आ जाएगा आर क्यूब के। मैं दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लूंगा। 99 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 पाई। इसका जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर से, हाँ कैलकुलेटर से आंसर खुद निकाल लेना, कैलकुलेटर लेकर बैठो, शाबाश सर, फटाफट कैलकुलेटर लेकर बैठो। मैं इतनी मामूली सी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मैं नहीं कर पाऊंगा। सही है। ये खुद कैलकुलेटर के अंदर डालो आप। इससे जो भी रेडियस आएगा, अगर मैं इस रेडियस से वॉल्यूम निकाल लेता, तो ये दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबल है। ये दोनों चीज़ें क्या है, इंटरचेंजेबल है। मैं रेडियस से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ और वॉल्यूम से रेडियस निकाल सकता हूँ। एक तो ये बात हो गई। सही है? सर, तुम बोलोगे कि सर आपने तो ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, आप इसको एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव करेंगे? भाई एक्सपेरिमेंट ही तो किया था। इसका रेडियस, एक बॉल का रेडियस मैं कैसे निकालूंगा? एक बॉल है मेरे पास, छोटी सी कोई बॉल है, मैं उसका रेडियस कैसे निकालूंगा? वर्नियर कैलिपर से निकालूंगा, जाहिर सी बात है। या फिर मेरे पास और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बड़ा वाला एक वर्नियर कैलिपर होता है, बड़े स्केल पे जो काम करता है, मैं बड़ी चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल कर लूंगा। सही है। या फिर मेरे पास छोटी बॉल है, मैं उसके लिए माइक्रोमीटर इस्तेमाल करूंगा, मैं उससे मेजर करके उसका रेडियस निकालूंगा। एक्सपेरिमेंट भी इसी चीज़ में आ गया, मैथमेटिकली भी मैंने प्रूव कर दिया। तुम बोलोगे नेचर से कैसे साबित है? भाई नेचर में नेचुरली वो बॉल तुम्हारे हाथ में एग्जिस्ट कर रही है, सही है, उसका कोई ना कोई रेडियस है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, वो नेचुरली कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो नेचुरली भी प्रूव्ड है। सही है।
किस तरीके से हमारा यूनिवर्स काम करता है, सबसे ज्यादा फिजिक्स का जो हमारा प्ले है वो टाइम के अंदर है, टाइम डायलेशन। टाइम किस तरीके से वेरी करता है ये आप आगे आगे पढ़ोगे। सही है, ये चीजें आप सबने आगे आगे पढ़नी है कि टाइम किस तरीके से वेरी करना है, कौन बताता है, फिजिक्स बताता है। टाइम भी तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, अब वो भी हमारे पास चेंज हो रहा होता है। किसी जगह पे टाइम अलग तरीके से चल रहा है, किसी जगह पे टाइम अलग तरीके से चल रहा है। हमारा टाइम अलग है। सही है, हमारा टाइम अलग है। हो सकता है कोई और, कोई मतलब कि किसी और जगह पे कोई ना कोई प्लेनेट हो, वहां पे कोई ना कोई स्पीशीज हो, उसके लिए टाइम अलग हो। किसी और जगह भी टाइम अलग हो सकता है। सही है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हम इस चीज को किस चीज से देखते हैं, हम इसको फिजिक्स से देखते हैं। अच्छा, फिजिक्स की बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं इसके अंदर। अब फिजिक्स की जो कैटेगरीज बनी है उन सब में सबसे पहले हमारे पास आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो फील्ड है कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटी से रिलेटेड है और मोशन से रिलेटेड। मोशन यानी कि कोई भी काम हो रहा है, बाइसिकल जा रही है, गाड़ी मूव कर रही है, बाइक मूव कर रही है, तुम मूव कर रहे हो, ये भी मैकेनिक्स में आता है। सही है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड द रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। पेज नंबर 3 खोलो फटाफट अपनी बुक का। सही है, अगर ढूंढ रहे हो अभी भी बुक में, आगे कहाँ तक निकल गए हो तुम लोग, पेज नंबर 3 पे आओ। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड द रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, यानी कि हीट और टेम्परेचर से डील करता है। जो हीट है गर्माइश, सही है, और टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हीट। सही है, डिग्री ऑफ, हम मेजर किस तरह करते हैं हीट को, कि हीट ज्यादा है या हीट कम है, किस तरह, टेम्परेचर से ही मेजर करते हैं ना। भाई अगर 16 डिग्री है, 16 डिग्री है, कोई ना कोई हीट तो है, तो आप असल क्या चीज़ मेजर करते हो, 16 डिग्री क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हीट, यानी कि 16 डिग्री अमाउंट ऑफ हीट है उसके अंदर। उसी तरह 33 डिग्री, तो मुझे 33 डिग्री इसके अंदर है, तो 33 डिग्री क्या है भाई, टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर क्या बता रहा है हमें, क्वांटिटी ऑफ हीट बता रहा है। अच्छा, आगे आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, सिंपल सा एक चीज़ बताऊंगा। असल ये चीज़ मैट्रिक में पढ़नी होती है, लेकिन चूंकि इन्होंने इधर जिक्र कर दिया चार्जेस का, तो मैं बता देता हूँ। अगर ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आगे जाते हैं, कोई ना कोई वर्क करके जाते हैं, कोई ना कोई एनर्जी अप्लाई करके जाते हैं, जो एनर्जी से अप्लाई होके जाते हैं, सही है, वो तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है। सही है, वो चीज़ क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर होती है। सही है, पावर के अंदर वोल्टेज और करंट, P इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला है इसका। सही है, वोल्टेज और करंट दोनों चीज़ें आ जाती है। करंट क्या होता है, चार्जेस से होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्जेस कितना आगे जा रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस से होता है। सही है, वोल्टेज, चार्जेस कितना तेजी से जा रहे हैं, कितना वर्क हो रहा है उनके ऊपर। सही है, तो ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाते हैं, हमारी टोटल पावर बनाते हैं, जो कि वॉट के अंदर होती है। आपके जो बिजली के मीटर होते हैं उसके अंदर हमेशा जो पावर काउंट होती है वो किलोवाट आवर के हिसाब से होती है, यानी इतने किलोवाट घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं वो। आपका जो एक यूनिट होता है वो एक क्वांटिटी सेट की हुई है, मुझे एक्जैक्टली मालूम नहीं है कि कितने किलोवाट आवर एक यूनिट के बराबर होता है, लेकिन आप जितना वो इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से वो फिर आपकी डिडक्शन कर रहे होते हैं बिल के अंदर। अच्छा, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या चीज है, देखो, मैग्नेटिज्म कोई भी ऐसी चीज है, मतलब मैग्नेट कोई भी ऐसी चीज है जिसका एक नॉर्थ पोल हो, एक साउथ पोल है। एक तो ये चीज हमें पता है बचपन से ही, हम बचपन से ही मैग्नेट्स को एक साथ यूं भी जोड़ते आ रहे हैं। कभी नॉर्थ को नॉर्थ से जोड़ने की कोशिश की है लेकिन हुआ नहीं, नॉर्थ हमेशा साउथ को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, आयरन होता है। सही है, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसको वो चीज़, मैग्नेट जो है उसको अट्रैक्ट कर सकता है। सही है, और सामने वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी भी मैग्नेटिज्म के अंदर आती है। कोई भी दो बार मैग्नेट्स हैं, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो क्या हो गया भाई, रिपल्जन होगी, ये दोनों नहीं मिलेंगे आपस में। उसी तरह अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है और इधर नॉर्थ फिर साउथ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। सही है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाता है। सही है, नेगेटिव, समझ गए ना बात को, कैटाइन गोज टू द कैथोड, कैटाइन पॉजिटिव होता है, कैथोड की तरफ जा रहा है, कैथोड नेगेटिव है। एनाइन गोज टू द एनोड, एनाइन नेगेटिव है, हाँ एनाइन नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। सही है। अच्छा, आगे आती है एटॉमिक फिजिक्स हमारी। एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, मैं सबसे पहले एटम का जिक्र कर लेता हूँ। एटम सबने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री के अंदर। एटम क्या होता है भाई, जिसका एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को मैं इससे शो कर देता हूँ, जिसके अंदर तुम्हारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं, और उसके आसपास तुम्हारा शेल्स होते हैं बाकायदगी से, ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली ना।
शेल्स तो सिर्फ एनर्जी लेवल्स है, आजकल हम इनको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं क्योंकि ये थ्योरी प्रूवन है। इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं जब इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रॉन प्रोटॉन समेत स्टडी कर रहा होता हूँ, या फिर इनमें से किसी भी एक चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ, वो किस चीज़ में आता है? एटॉमिक फिजिक्स में आता है। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है एटम की? एटम चार्ज भी हो सकता है, चार्ज एटम आयन कहलाता है, सही है। तो मैं फिर उसको जब स्टडी करता हूँ वो किस चीज़ में आता है? एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें जो है एमसीक्यूज के लिहाज से नहायत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे पहला चैप्टर स्किप करते हैं, बोलते हैं सर बहुत चीज़ें याद करने हो। भाई तुम रीड करो ना, प्रैक्टिकली पढ़ो हमारे साथ, सही हो जाएगा फिर। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि तुम्हारे पास जो ऑप्टिक्स है, यानी ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, सही है। आपका जो चश्मों का डॉक्टर होता है ना, उसको भी, या फिर आंखों का डॉक्टर, उसको ऑप्थेल्मोटोलॉजिस्ट बोलते हैं इस तरह करके। तो वो भी ऑप्टिक्स वहीं से ही निकला है। लाइट को स्टडी करते हो आप लाइट को स्टडी करते हो कि आपकी आई में किस तरह जाती है और आपके अंदर प्रोसेस किस तरह होती है, सही है। वो चीज़ किस में आती है? ऑप्टिक्स के अंदर आती है। ऑप्टिक्स लाइट को स्टडी कर रहा है, फिजिक्स के लिहाज से तो लाइट को स्टडी कर रहा है। यानी कि जो चीज़ आपको नजर आ रही है वो किसके थ्रू नजर आ रही है? लाइट के थ्रू ही नजर आ रही है ना। लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है, वो आपकी आंखों पे बाउंस करती है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है तो मैं टॉर्च नहीं बना रहा, किसी सरफेस पे पड़ी और डायरेक्ट जब आपकी आई पे आती है तब आपको पता लगता है हाँ भाई लाइट जल गई है। या फिर लाइट को आप डायरेक्ट देख लो, सही है। लाइट आपको डायरेक्ट भी नजर आती है। लाइट का सोर्स जो होता है, बल्ब जलाया मैंने, बल्ब से किसी चीज के ऊपर लाइट पड़ेगी, उसके बाद जब मेरी आंख में आएगी तब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई इस चीज पे लाइट पड़ रही है। लेकिन कोई चीज अगर ब्लॉक करेगी उस लाइट को, तो वो जो चीज ब्लॉक करेगी उसकी मतलब फिर मेरे पास क्या कहूंगा मैं, शेडो मेरी लाइट के ऊपर आई के ऊपर आ रहा होगा, सही है। अच्छा, फिर आती है साउंड। साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स। यानी कि साउंड वेव्स की फॉर्म में होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। मैट्रिक में आकर पढ़ोगे इस तरीके कार से साउंड आगे जा रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस, सही है। इस तरीके कार से साउंड आगे जाती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। आगे आगे पढ़ लोगे आप, सही है। इस फॉर्म में साउंड, ये वेव की फॉर्म है, ये वाली वेव अलग होती है, ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है, ये अलग है। अब ये भी हमारे पास क्या नाम है, इतना फिजिक्स का कोई ना कोई एस्पेक्ट कवर कर रहा होता है, लेकिन ये क्या है? एक साउंड वेव है, सही है। साउंड वेव है, मैकेनिकल वेव है, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है। अच्छा, तो उसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है? वाइब्रेशन से बनती है, इतना तो सबको ही पता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशन क्या है इन साउंड वेव्स का, साउंड वेव को पढ़ने का फायदा क्या होता है हमें, सही है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? फिजिक्स के अंदर आती है, साउंड फिजिक्स के अंदर आती है, या फिर हम इसको अकूस्टिक्स भी बोलते हैं वैसे। अब अमूमन जो अच्छा वर्ड है ना साउंड फिजिक्स के लिए, उसको हम अकूस्टिक बोलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, सही है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या करती है? डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हिस्से, स्ट्रक्चर, किस तरीके कार का उसका अक्स नजर आ रहा है मुझे, सही है, बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस ऑफ एटॉमिक, एटॉमिक न्यूक्लियाई आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, आपस में करीब से गुजरते हैं तो क्या होता है, ये सारा किस में आता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, सही है। जब हम स्टडी करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन होती है, किस तरीके से मेरे पास यूरेनियम वगैरह डिसइंटीग्रेट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस तरह काम हो रहा होता है, ये सारा किस में आता है भाई? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आता है। फिर आती है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स स्टडीज द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द इंटरेक्शंस बिटवीन देम एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन देम। मतलब कि पार्टिकल्स के लिहाज से, सही है, मतलब पार्टिकल के लिहाज से, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टिकल्स है, रेडिएशन भी पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। रेडिएशन क्या होती है? कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल एक किस्म की वेव फेंकता है, जिसको मैं बोलता हूँ रेडिएशन। तो वो रेडिएशन क्या होती है? पार्टिकल फॉर्म में होती है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रे, सही है, रे की फॉर्म में भी होती है रेडिएशन। तो जब ये आगे जाते हैं, जब ये किसी चीज से टकराते हैं, जब ये किसी न्यूक्लियस से टकराते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं, तब क्या होता है भाई? ये चीज भी पार्टिकल फिजिक्स में आती है। एक होती है एस्ट्रोफिजिक्स, सितारों की, सितारों वाली फिजिक्स कह सकते हैं उसको, लेकिन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अब मून एक सितारा नहीं है, प्लैनेट सितारे नहीं होते, सही है। तो इन जब प्लैनेट्स को मैं स्टडी करता हूँ, मैं इनकी फिजिक्स को स्टडी करता हूँ, मैं इनकी टाइम को स्टडी करता हूँ, मैं बोलता हूँ इस प्लैनेट पे ये दिन इतने घंटे का है, इस प्लैनेट पे एक साल इतने दिन का है, सही है। मैं जब इनको स्टडी करता हूँ तो ये किस चीज़ में आता है? एस्ट्रोफिजिक्स में आता है। अच्छा, एक होती है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। क्या होती है भाई? प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर
एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। यानी कोई भी आयनाइज मेरे पास स्टेट ऑफ मैटर है, या फिर मैं क्या नाम है अपना उसकी कोई प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा हूँ, तो वो क्या है भाई, प्लाज्मा फिजिक्स में आती है। प्लाज्मा आप सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, वो क्या होती है भाई, आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर होती है। गैस है, गैस को मैं आयनाइज कर दूं, क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। अच्छा, एक आती है जियो फिजिक्स। वो वाला जियो नहीं है भाई, जियो वो जो आप आजकल वीडियोस देख रहे होते हो टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर, वो वाला जियो नहीं है ये, सही है। जियो न्यूज वाला भी जियो नहीं है। जियो का मतलब होता है, जियो निकला है जियोग्राफी से। जियोग्राफी क्या होती है भाई, जियोग्राफी होता है अर्थ का स्ट्रक्चर, सही है। अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरीके कार से होता है, वो उसकी ज्योग्राफी कहलाती है। यानी कि अर्थ का ऊपर क्या है, अर्थ की क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होती है, और आउटर कोर होती है, इनर कोर होती है। ये सारी चीजें क्या है भाई, जियो फिजिक्स है भाई। हम जब इनको स्टडी करते हैं, टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, इनकी एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। मैं बोलता हूँ यार कि जब मेरे इसके अंदर एक वॉल्केनो है हमारा, वॉल्केनो का मैग्मा कहाँ से आ रहा है, अंदर मेंटल से आ रहा है। मेंटल में कहाँ से आ रहा है, मेंटल में आ क्यों रहा है भाई, अर्थ की सेंटर इतनी गर्म क्यों है। और अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी अर्थ की कोर की वजह से। अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ की कोर है, कॉन्स्टेंटली स्पिन करती रहती है, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, चार्जेस जनरेट करती है, मूविंग चार्जेस क्रिएट है मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें किस में आती हैं, जियो फिजिक्स के अंदर आती है। सही है, ये तो सारी बहुत सारी फिजिक्स की टाइप्स थी, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है, अच्छे से पढ़ लेना इनको। बाकी एटॉमिक फिजिक्स के अंदर एक डायग्राम गिवन है, अगर वो इस चीज़ को समझा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, सोडियम, मरकरी, पेज 4 पे सबसे ऊपर कोने में देखना, लेफ्ट अप कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर, सही है। इसके अंदर हाइड्रोजन में कुछ कलर की लाइंस है, हीलियम में कुछ कलर की लाइंस है, नियॉन की है, सोडियम की है, मर्क्यूरी की है। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैं इन एलिमेंट्स को एक सर्टन डिग्री तक हीट करना हूँ, तो 1000 डिग्री तक मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को हीट कर दिया। हीट कर दिया, एनर्जी दे दी मैंने उसको, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, मैंने उसको हीट देना बंद कर दी। होता क्या है, बेसिक जो चीज़ होती है, होता क्या है कि न्यूक्लियस है ये, तो इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे शेल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में तो एक ही शेल होता है, बोलोगे सर। मसला ये होता है, हीट करते हो ये ऊपर जाता है और ये ऊपर जाता है फिर वापस। लेकिन मसला पता है क्या होता है, मसला ये होता है कि जब ये ठंडा होने लगता है, तब इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको याद आ जाता है कि हाँ भाई, हमारी जो असल जगह है वो वहीं पे ही है। तो वहीं पे वो क्या होता है, बोलता है भाई घर को लौट के नाकाम आशिक आए। सही है, लौट के नाकाम आशिक घर को ही आए। तो नाकाम आशिक ये था, ऊपर गया था, भागने की कोशिश कर रहा था न्यूक्लियस से। मसला क्या हुआ कि एनर्जी ये फिर लूज करके आया, एनर्जी इसने गेन करके ऊपर गया था, फिर एनर्जी लूज करके, सारी उम्मीदें लूज करके वापस किसके पास आया भाई, आना तो न्यूक्लियस के पास ही था उसने। सही है, आना उसने न्यूक्लियस के पास ही था। तो एनर्जी जो ये निकालता है, ये इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। अभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से। तो ये सारे स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं, अलग एलिमेंट का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, उसका फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट यूनिक रहता है। हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग होता है, हाइड्रोजन का अलग है, हीलियम का अलग है, नियॉन का अलग है, सोडियम का अलग है, मर्क्यूरी का अलग है। सही है, इनको अलग अलग डिग्रीज पे हीट करते हैं, इनमें से अलग अलग स्पेक्ट्रम निकलता है। फॉर एग्जांपल इसमें से कलर निकला था, रेड निकला था, और रेड मेरे पास स्पेक्ट्रम में इधर कहीं लाई करता है फॉर सपोज, तो मेरे पास ये वाली लाइट आ जाएगी। अगर वो बोलते ग्रीन निकला है, तो ग्रीन मेरे पास इधर कहीं लाई करता है, ये भी आ जाता है। और मुझे जब पता लग जाता है कि हाँ यार ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लग रहा है, तो ये चीज़ मेरे पास क्या होती है, मैं बोलता हूँ ये गैस मेरे पास हाइड्रोजन है। हम इसको आइडेंटिफाई करने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ जाननी हो मैंने, मैं बोलता हूँ यार स्पेक्ट्रम तो है, कौन सा है, सही है, किस एलिमेंट का है, कौन सा एलिमेंट है। कभी कभी जानना मुश्किल होता है, मैं स्पेक्ट्रम लगाता हूँ, मैं बोलता नहीं, इसको एनर्जी देता हूँ, हीट करता हूँ, फिर उसके बाद इसमें से जो एनर्जी निकलेगी मैं उसी हिसाब से इसका मालूम कर लूंगा। सही है, ये तो खैर मैं खैर टॉपिक से थोड़ा और हट के चला गया, लेकिन चूंकि इन्होंने बुक के अंदर चीज़ दी हुई थी, मैंने समझाना भी मुनासिब समझा। और ये आपकी केमिस्ट्री के अंदर भी है, तो ये आप कह लो कि बोनस हो गया, बोनस फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बच्चों। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आगे दिया हुआ है कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहती हैं ये हमारी साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी वगैरह के अंदर। साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं बहुत सारी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सही है, कंडक्टर्स, कन्वीनियंस है, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिक्स के बगैर कोई पॉसिबल नहीं होता। ये नहीं है कि इंटायरली फिजिक्स से बने, ऐसा भी नहीं है, इनमें केमिस्ट्री भी लगी है बहुत ज़्यादा। सही है, इनमें बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री भी लगी है, इनमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस भी लगी है, कोडिंग लगी है इनके अंदर। लेकिन मसला क्या है भाई, फिजिक्स का तो बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर। फिजिक्स किसी को नहीं पता होती, किसी को ये नहीं पता होता, एनपीएन डोपिंग नहीं आती होती, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। सही है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो ट्रांजिस्टर बना ही नहीं पाता, वो प्रोसेसर तक नहीं बना पाता। उसे जब ये नहीं पता होता कि सिलिकॉन क्या चीज़ होती है, सिलिकॉन आता कहाँ से है, वो नहीं बना पाता।
फिजिक्स की यही बात है। फिजिक्स इन सब चीज़ों की बुनियाद है, इन सब चीज़ों की क्या है भाई, बेस है। क्या है भाई, बेस है। अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज़ है भाई, मेजर करने के लिए काम आते हैं। कुछ हमारे पास होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ हमारे पास होती है डिराइव क्वांटिटीज। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि मैं किसी और क्वांटिटी से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल लेंथ। लेंथ क्या है भाई, डायरेक्ट जो चीज़ तुम मेजर करते हो, डायरेक्टली जो स्केल से मेजर करने वाली चीज़ है, डायरेक्टली जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने वाली चीज़ है, वो क्या चीज़ है भाई, हमारी फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। सॉरी, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ही आती है ये दोनों ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये। फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेस। सही है, बेस क्वांटिटी जो मैं बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है बेसिक्स के ऊपर, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। तुम बोलोगे सर लेंथ तो मेजर कर लेते हैं, मास कैसे, मास वेट मशीन से आ जाता है। अच्छा, टाइम हमारे पास वॉट से आ जाता है, स्टॉप वॉच से आ जाता है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक एमीटर होता है, मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर थर्मोमीटर से आ जाता है, डिजिटल हो या फिर हमारे पास एनालॉग हो, कोई भी चलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये हम कैलकुलेशन से निकालते हैं, लेकिन ये आप कह लो कि मेजरमेंट का यूनिट है। मोल्स आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर। सही है, हम बोलते हैं इतने हिस्से हैं, इतना मोल्स ये सब्सटेंस है। जिस तरह आप बोलते हो ना इतना किलो ये है, इतना मीटर ये है, उसी तरह मोल भी है। मोल बस सब्सटेंस को उसके एटॉमिक मास के हिसाब से डिस्क्राइब करता है कि ये इसके लिहाज से इतना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग एटॉमिक मास है। अगर मैं किलोग्राम के हिसाब से मेजर करता तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है। मोल ने हमारे लिए बहुत आसानी की है। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला से, ये भी हमारे पास सेंसर्स वगैरह होते हैं, उससे हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, फिर कुछ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो के सॉल्व हो के कुछ बना रही होती है। जैसा भी मैंने आपको वॉल्यूम बताया और रेडियस बताया। रेडियस किस तरह होता है, लेंथ होती है ना एक तरह से। लेंथ होती है फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट, आई गेस सर्कमफेरेंस, या फिर आप बोलो कि सरफेस, या फिर जो चीज़ आपको मुनासिब लगे आप वैसे बोल लो। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या फिर अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये इसका सेंटर है, तो इसका डिस्टेंस इसके सर्कमफेरेंस से। अगर मेरे पास स्फेयर है तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ फिर। सही है, कहीं से भी रेडियस निकाल लो, यहाँ का ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, अगर वो परफेक्ट सर्कल है तो। अच्छा, मेरे पास क्या है भाई, आगे डिराइव क्वांटिटीज गिवन है। वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम किस तरह आता है भाई, फॉर सपोज मेरे पास एक ये मेरे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। सही है, एक मेरे पास क्या है भाई, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। तुम बोलोगे सर इसका वॉल्यूम कैसे निकाले, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब सी है। सही है, लेकिन फिर भी समझो, ये मेरे पास क्या है, एक अदर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इसके अंदर मेरे पास ये जो चीज़ है, ये मेरे पास लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। तो जब मैं इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करवाया, ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई करवाया, या फिर ब्रेथ की जगह विथ भी लिख सकते हो, विथ ज़्यादा बेहतर वर्ड है इधर। सही है, चौड़ाई जो हम बोलते हैं ना, चौड़ाई क्या होती है, विथ होती है। इस सबको तो मैं स्केल से मेजर कर सकता हूँ आराम से। सही है, तो इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वॉल्यूम इसके बराबर आ रहा होता है। सही है, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब के बराबर आ गया ना। मैंने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव क्वांटिटी निकाली। वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल सकते हो। डिस्टेंस और टाइम दोनों फंडामेंटल है, उससे हम डिराइव कर सकते हैं भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन खुद एक डिराइव क्वांटिटी है। सही है, उससे उसको आप मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालते हो। और डेंसिटी, सही है, मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम भले से डिराइव्ड क्वांटिटी से मजीद डिराइव क्वांटिटी बना सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है आप इसमें। सही है, एक्सेल जैसे हमारे पास फोर्स इज एफ इज इक्वल टू एम ए है, एम ए में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डिराइव्ड है। मास क्या है, फंडामेंटल है भाई। मास क्या है भाई, फंडामेंटल है। तो फर्क क्या हुआ, कोई मसला नहीं है भाई। जो डिराइव्ड और फंडामेंटल हो ही तो ये भी डिराइव है ना, वही तो ये भी डिराइव्ड है, वही तो ये चीज भी डिराइव्ड है। तो भले से एक बार डिराइव हो, दो बार डिराइव हो, लेकिन बना किस चीज से है भाई, फंडामेंटल से बना है, तो जाने दो। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की कैलकुलेशन की बात की गई है, किस तरीके से कैलकुलेट हुए थे। आगे आ जाते हैं। प्रेशर वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी है। प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है क्या नाम है अपना, एयर गॉज के जरिए। तो इन्होंने एक और एग्जांपल इधर गिवन की हुई है। अच्छा,
कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर के अंदर। वैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स और जो आपके प्रैक्टिकल्स थे वो तो मैंने आपको अलग से करवा दिए थे, तो इसमें ज़्यादा आपको इशू होगा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज के अंदर आ जाती हैं, जैसे जैसे कन्वर्जन आती है एक चीज़। कन्वर्जन क्या होती है? एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना। मैं बोलता हूँ बड़े से छोटे में जा रहे हो, छोटे से बड़े में जा रहे हो, किस क्या करना पड़ता है? सही है। यूज ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इट कैन परफॉर्म विच इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, यानी कि लीस्ट मेजरमेंट दैट इट कैन मेजर। इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है सेंटीमीटर के हवाले से? 0.1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर और ये 0.1 सबसे ज़्यादा मेजर कर सकता है। सही है। 0.1 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा मेजर कर सकता है, यानी 1 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा मेजर कर सकता है। उसके मतलब कि उसके छोटी कोई वैल्यू ये मुझे स्केल नहीं बता रहा है। इससे छोटी वैल्यूज के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ? वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करता हूँ, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करता हूँ, डिजिटल वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करता हूँ। सही है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। वैसे तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, का असल काम ये डायमीटर मालूम करने का होता है, लेकिन माइक्रोमीटर मजीद छोटे डायमीटर मालूम करने के लिए होता है। वर्नियर कैलिपर भी डायमीटर हमें मालूम करके दे देता है, लेकिन माइक्रोमीटर मजीद छोटे हमारे पास डायमीटर्स मालूम करके देता है, जो वर्नियर करने में नाकाम हो जाता है कभी कभी। उसके बाद इन्होंने तरीका दिया हुआ मतलब रीडिंग्स वगैरह मालूम करने का, तो इसमें कोई वो मतलब कि इशू की बात नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। आगे आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास। वैसे ये चीज़ें हैं ना, ये प्रैक्टिकल में आती हैं, ये वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर वगैरह। ये मेन पेपर में आई गेस ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है कि हाँ भाई इसकी रीडिंग बता दो या इसकी रीडिंग बता दो। तो आपने प्रैक्टिकल किए हैं, मैंने आपको बताया हुआ, तो आपको याद होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम हमारे पास स्टैंडर्ड है मास का, जो हमारा एसआई यूनिट है। स्टैंडर्ड सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। सही है। एसआई की जो फुल फॉर्म है ना, एसआई यूनिट जो मैं बोलता हूँ, ये होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हमने कुछ यूनिट्स डिसाइड कर लिए कि हाँ भाई ये वाले जो यूनिट्स है मेरे, ये यूनिट्स हमारे पास स्टैंडर्ड है। जैसे मास का स्टैंडर्ड क्या है? किलोग्राम। सही है। लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है? मीटर। इसी तरीके से हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए अपने। अच्छा, आगे इन्होंने फिजिकल बैलेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिया हुआ है। फिजिकल बैलेंस आपका कुछ नहीं है भाई, फैंसी लफ्जों में तराजू है। सही है। जो तराजू आप देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है, बस फैंसी लफ्जों में आप हम इसको क्या बोल रहे हैं? फिजिकल बैलेंस बोल रहे हैं। उसी के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, मास मेजर करने के लिए, जो अमूमन सब्जी वाले आजकल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध वाले, जो जिनका मतलब वजन के हिसाब से वो तोल करके देते हैं आपको, तो ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। और आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सबसे पहले आपके पास एटॉमिक क्लॉक बनी थी, लेकिन उससे पहले हमारे पास सोलर टाइम इस्तेमाल होता था। सूरज के हिसाब से टाइम वगैरह लगा देते, सोलर क्लॉक बनती थी। सही है। लेकिन वो ज़्यादा मतलब कि एक्यूरेट नहीं थी। जिसके बाद फिर सेकंड वगैरह बनाया गया, क्योंकि उस टाइम पे डे के हिसाब से मेजरमेंट होती थी, फिर सेकंड्स के हिसाब से होने लगी विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक क्लॉक। अच्छा, आगे इन्होंने दिया हुआ द सेकंड इज नाउ डिफाइंड एज द 919 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सीजियम एटम। अच्छा, रेडिएशन जितनी मतलब कि देता है, सही है, सीजियम जितनी रेडिएशन देता है, उससे जो वाइब्रेशन निकलती है, उसको इतनी चीज़ों से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक सेकंड बनता है। सही है। इतना जो बड़ा नंबर दिया हुआ है इन्होंने, सीजियम से रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन जाती है, किसी चीज़ से टकराती है, उससे वाइब्रेशन बनती है। उस वाइब्रेशन को मैं इतनी मतलब उससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ इस नंबर से, 9192631770। सही है। अब मैं इसकी पूरी वर्ड के हिसाब से नहीं बोलने बैठ रहा इसको, तो मेरे पास क्या आ जाता है भाई? सेकंड आ जाता है। स्टॉप वॉच टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए, फॉर सपोज एक बंदा है, रेस शुरू हुई है। सही है। रेस शुरू हो गई, मैंने कहा स्टार्ट हो गई, स्टॉप वॉच दबा दी मैंने। सही है। मैंने स्टॉप वॉच दबा दी। फिर उसके बाद रेस चल रही है, चल रही है, चल रही है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? स्टॉप वॉच को क्या किया? रोक दिया। इस तरीके कार की आपकी स्टॉप वॉच होती है, आप इसको प्रेस करते हो। सही है। उसके बाद फिर ये डायल मूव होना शुरू होता है। मेरे पास जो स्टॉप वॉच है ये काफ़ी रस्टेड हो चुकी है, तो खैर इसका डायल मूव होना शुरू होता है, आगे आगे मूव होता रहता है। फिर जैसे ही कोई काम खत्म होता है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और टाइम नोट कर लेता हूँ कि मेरे पास टाइम कितना आया है। एक होती है ये मैकेनिकल एनालॉग कहलाती है, मैकेनिकल एनालॉग स्टॉप वॉच होती है। एक होती है डिजिटल वाली। डिजिटल वाली स्टॉप वॉच क्या काम करती है? उसका ये सिलसिला होता है कि वो डिजिटली टाइम मेजर करती है, जैसा कि मोबाइल फोन्स के अंदर होता है ना। मोबाइल फोन्स वाली जो स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच लगा दो, हाँ भी मैंने इतने राइटिंग कर ली है, कितना वर्ड स्पीड क्या है मेरी, आप किस चीज़ से निकालते हो? आप स्टॉप वॉच से ही निकालते हो। सही है।
तो ये चीज़ क्या, वो आपकी क्या कहलाती है, डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो। डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर डायरेक्ट मेजरमेंट होती है, मतलब कि टू द स्मॉलेस्ट सेकंड तक ये डिजिटल मेजर करता है, तो डिजिटल ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। एनालॉग में रीडिंग के अंदर भी कभी ह्यूमन रिएक्शन के अंदर भी मसला आ जाता है। तो आगे हमारे पास ह्यूमन रिएक्शन टाइम का भी गिवन है। एज एनालॉग और डिजिटल क्लॉक इज ऑपरेटेड बाय ह्यूमन मैन्युअली, they have to be started or stopped by hand. This causes a random error in the measurement of time called human reaction time. अब मेरी बात गौर से सुनना। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी तरफ कोई भी चीज़ फेंकता हूँ, मैं बोलता हूँ कैच करो, अचानक बोलता हूँ, तुम्हारा ब्रेन जो है कुछ टाइम में उसको प्रोसेस करेगा। वो देखेगा हाँ भाई इसने मुझे कैच करने को बोला है, तो तुम्हारा ब्रेन जो प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा, और फिर तुम्हारे हाथ जो रिएक्ट करने में टाइम लगाएंगे, तुम्हारा हाथ कैच की तरफ मतलब एक तरह से ना रिएक्ट करेगा उसके कमांड को। तो वो क्या चीज़ कहलाती है, वो टाइम इंटरवल जिसमें ये काम होता है, हम उसको बोलते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमन रिएक्शन टाइम। हमारे पास एनालॉग क्लॉक हो या डिजिटल स्टॉप वॉच हो, दोनों के अंदर ही रिएक्शन टाइम हमारा लग रहा होता है, क्योंकि एनालॉग क्लॉक वैसे एक्यूरेट नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट सेकंड तक डिजिटल क्लॉक ज़्यादा अच्छे से बताती है। सही है, और ह्यूमन एरर उसके अंदर ज़्यादा आ जाता है। आप मतलब पढ़ रहे हो, रीडिंग के अंदर आप इशू कर देते हो, आप बोलते हो ये वाला एरो कभी ये हो सकता है अगर मेरे पास 1 पे हो। सही है, अगर मेरे पास जो मेरा एरो है वो मेरे पास इधर क्या हो, अगर इधर मेरे पास 5 पे हो, तो हो सकता है आपके पास थोड़ी आगे पीछे रीडिंग आ रही है। सही है, आगे पीछे आप रीडिंग देखो। या फिर अगर आप बीच के अंदर रीडिंग पढ़ने में ही गलती कर दो, पैरेलैक्स एरर आ जाए, पैरेलैक्स एरर भी एक एरर की किस्म है, यानी रीडिंग एंगल की वजह से मसला आता है उसमें, तो ये भी एरर आ सकते हैं आपके पास। अच्छा, आगे आपके पास आते हैं प्रीफिक्सेस। सही है, प्रीफिक्स क्या होता है, द यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर, इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस और यूनिट्स। अच्छा, देखो, प्रीफिक्स कोई भी वर्ड है, प्रीफिक्स कोई भी वर्ड है जो किसी मल्टीप्लायर से असाइंड है। मैं बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर किलो जो है, किलो, किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1000 से, या फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 की पावर 3 से। मैं बोलता हूं किलोग्राम, 5 किलोग्राम, चलो आसानी से करते हैं, 5 किलोग्राम मतलब 5000 ग्राम। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 5 × 10 की पावर 3 ग्राम। किलो की जगह क्या चीज लगा दी मैंने, 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने 10 की पावर 3 से इधर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वही एक किलो होता है, मेगा है, टेरा, गीगा, पीटा भी आता है। उसके बाद नीचे डेका, फिर उसके बाद हमारे पास छोटे यूनिट्स भी गिवन है। डेसीमीटर हमने सुना है, सही है, 1/10 ऑफ अ मीटर। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पीको, फेम्टो, एटो, बहुत सारे हैं इसके अंदर। सही है, नैनो भी आता है, नैनो इसके अंदर खैर गिवन है, जैसे नैनो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। तो 10 की पावर ये क्या होता है भाई, -9 होता है। 10 की पावर क्या होता है, -9 होता है। क्या होता है भाई, ओप्स, नैनो, नैनो 10 की पावर -9 तो है, यानी कि मैं 0 पॉइंट उस डेसिमल को मैं 9th प्लेस तक लेकर जाऊंगा, और फिर मतलब कि मैं उससे उसी चीज से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। जैसे भी ये देखो, 0 पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 आ जाता है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9। सही है, ये मैं इस चीज से उस नंबर को मल्टी इस नंबर से मैं उस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मैं लिखता हूँ नैनोमीटर। सही है, मैं लिखता हूँ नैनोमीटर, तो मैं या तो लिख लूँ 1 × 10 की पावर 9 मीटर, या फिर वर्ड्स में लिख लूँ 1 नैनोमीटर, या फिर मैं ये पूरा लिखूं उसके आगे मैं लिख दूं मीटर, तो अजीब लगता है ना यार। हम क्या करते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी, और इन्हीं यूनिट्स के अंदर हम कभी कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ताकि हमें आसानी हो। ये सारी चीज़ें हमारी आसानी के लिए होती हैं। सही है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आसानी होती है इससे। आप बड़ी कैलकुलेशन करने पे आओगे, बहुत आसानी होगी आगे जाके। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है ये, साइंटिफिक नोटेशन होती है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल रहे होते हैं वैसे। साइंटिफिक नोटेशन कह लो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स छोटे एक्सपोनेंट में करके लिखने का तरीका होता है। जिस तरह मेरे पास ये पूरा था ना, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। 10 की पावर -9 था, मैंने इसको इतना छोटा करके ये लिख दिया, ये साइंटिफिक नोटेशन है। सही है, ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। इसके अंदर तुम्हारे पास 10 क्या है, बेस है, m क्या है, कोफिशिएंट है जिसकी तुम्हारे पास वैल्यू है। मैं बोलता हूँ 9
हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर सही है, या फिर एचएम भी बोल रहे होते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर हेक्टो के अंदर 100 आ रहा होता है मेरा, क्या आता है भाई, 100 आता है। तो 9 × 10⁻², मसला, कोई मसला नहीं है भाई, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, मैंने इसको किस में रिप्रेजेंट किया, 9 HM कह लूँ या 9 हेक्टोमीटर कह लूँ, बात एक ही है, 9 × 10⁻²। उसी तरह मेरे पास टेरा आता है। टेरा के अंदर क्या चक्कर है, 5 टेरामीटर। सही है, 5 टेरामीटर क्या होता है भाई, 5 × 10⁻10 आई गेस। सही, 10 है या 12 है, आई गेस 12 है। सही है, तो ये क्या है भाई मेरे पास, टेरामीटर है। तो ये मेरे पास क्या है, 10⁻12, यानी 5 के आगे मैंने कितने जीरो लिखने होंगे, 12 जीरोस लिखने होंगे। अब मैं इससे बचने के लिए क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख लेता हूँ। सही है, इससे बचने के लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेता हूँ इस नंबर को मैं। तो इसमें मुझे कोई इशू की बात नहीं होती, वैल्यू दोनों की सेम है, मैं उस तरह बड़ी फॉर्म में लिखूंगा, इस तरह छोटी फॉर्म में लिखूँ, बात एक ही है। अच्छा, आगे कुछ कन्वर्जन्स किए मैंने, ये आराम से कर लोगे, स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक वगैरह का। सही है। अच्छा, आगे आके डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी हमें बताता है कि कितना मास कंसंट्रेटेड है इन व्हाट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम का कितना मास, मतलब इतना वॉल्यूम है इस चीज का, तो इसमें इस चीज का कितना मास होगा। तुम बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसी कोई वॉल्यूम है, कोई ना कोई मास होगा, बात खत्म। देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ कोई मेरे पास घी है, जैसे एक मेरे पास घी है और एक मेरे पास पानी है। सही है, घी है मेरे पास एक, और एक मेरे पास क्या है, पानी है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ, मैं 1 लीटर घी लेता हूँ, सही है, और 1 लीटर पानी है, दोनों में ज्यादा वजन किसका होगा, घी का होगा। क्यों भाई, दोनों का तो वॉल्यूम सेम है। सही है, दोनों का तो वॉल्यूम सेम है, लेकिन फर्क किस में आता है, डेंसिटी में आता है। फॉर सपोज मेरे पास ये एक छोटी सी जगह है, इस ये घी के डब्बे की जगह, घी के डब्बे में मैंने इतनी जगह ली, और पानी के डब्बे में मैंने इतनी जगह ली। अब देखो, कोई भी मैंने जगह चूज कर ली है, 3 डायमेंशनल जगह है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से है, लेकिन पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं भाई। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल से ही तो मास बनता है ना असल। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में इसका मास जो है वो कम होगा, इस एरिया में जो इसका मास जो है वो ज्यादा होगा, किसके मुकाबले में, पानी के मुकाबले में, और इधर कम किसके मुकाबले में, घी के मुकाबले में। क्या समझे इससे फिर, समझे ये कि कितना मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, वो चीज हमें क्या बताता है भाई, डेंसिटी बताता है। डेंसिटी का फर्क होता है, जरूरी नहीं है दो चीजों का मास सेम है दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। मेरे पास जैसे फोम है, फोम का 1 किलो बहुत बड़ा नजर आएगा, लेकिन स्टील का 1 किलो तो इतना छोटा नजर आता है मुझे। सही है, फोम का 1 किलो बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ा सा पीस होगा मेरे पास बाकायदगी से। सही है, उसके ऊपर मतलब बाकायदा आप सो भी सकते हो, इतना बड़ा पीस होगा 1 किलो का। और वैसे ही मेरे पास स्टील है या लोहा है, तो वो मेरे पास 1 किलो इतना सा आ जाएगा भाई। सही है, तो जरूरी नहीं है कि जिसका मतलब 1 किलो मास है 1 किलो वॉल्यूम में होगा। सही है। अच्छा, वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, मतलब कि वॉल्यूम मेजर करते हैं हम मेजरिंग सिलेंडर से। सही है, मेजरिंग सिलेंडर एक किस्म का सिलेंडर होता है, उसमें लोअर मेनिस्कस तक मेजर करते हैं। मेनिस्कस क्या होता है बता चुका हूँ जब प्रैक्टिकल कर रहे थे। ये इस तरीके से लिक्विड बनता है आपके पास मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, ये तुम्हारे पास बार्स बनी होती है, इसको हम बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। क्या बोलते हैं भाई, लोअर मेनिस्कस। क्या बोलते हैं भाई, लोअर मेनिस्कस, यानी कि निचला मेनिस्कस है इस जगह का। तो मैं इसके जरिए मेजर कर रहा होता हूँ। पानी हमेशा इसकी मतलब कि ये सिलेंडर की वॉल्स हैं, और ये वाटर है मेरे पास, या फिर कोई भी सब्सटेंस है मेरा, लिक्विड है कोई भी। तो मसला क्या होता है कि लिक्विड की वॉल के साथ, टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, और लिक्विड लिक्विड के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो होता है दीवारों के करीब ज़्यादा हो जाता है। इस तरह दीवार के करीब अट्रैक्शन इसकी ज़्यादा हो गई है, तो ये थोड़ा इस तरीके से बेंड हो जाता है, तो ये मेनिस्कस कहलाता है। हम इस तरीके से रीडिंग लेते हैं। खैर, डेंसिटी मेजर करने के लिए हमें मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। मास किस तरह निकाल लोगे भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उससे निकाल लूंगा। और
वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, लेकिन सॉलिड का कैसे निकालूंगा। सॉलिड के लिए मेरे पास फिर शेप्स आ जाती हैं बीच में। शेप्स में मेरे पास जैसे क्यूबॉइड का बताया था मैंने आपको अभी पहले, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया था मैंने, उसका मैंने वॉल्यूम निकाला था। इस हिसाब से मैं पहले इसकी लेंथ निकालूंगा, फिर विड्थ निकालूंगा, फिर हाइट निकालूंगा, फिर निकाल दूंगा इसका। उसी तरह मेरे पास स्फेयर है, स्फेयर कोई भी सर्कुलर स्फेयर है, उसके अंदर मेरे पास इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r क्यूब। आर मैं निकालूंगा किससे, वर्नियर कैलिपर से, या फिर अगर बहुत छोटी चीज है तो माइक्रोमीटर से। ठीक है, दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, कोई मस्ती की बात नहीं है। अच्छा, और एक और हो सकता है, एक और काम हो सकता है रेगुलर सॉलिड के अंदर, या फिर ये तो हमारे पास रेगुलर सॉलिड का था ना, इरेगुलर सॉलिड का भी इन लोगों ने गिवन किया हुआ है, किस तरह निकालते हो। मेजरिंग सिलेंडर है, आपने उसको भर दिया यहाँ तक, सही है। फॉर सपोज आपने कोई सॉलिड डाला इधर, वो इधर तक आ गया पानी का लेवल, तो जो चेंज इन पानी का लेवल आया है इधर, ये वाला जो चेंज है, तो ये क्या चीज कहलाएगी, ये इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो ये कितनी जगह गिर रहा है उतना ही पानी ऊपर आ जाएगा, तो उसी हिसाब से तुम इसको निकाल लोगे। अच्छा, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम से निकालते हैं, आगे इन्होंने गिवन कर दिया है। डेंसिटी का यूनिट होता है रॉ। रॉ इस तरीके से बनाना, पी नहीं बना देना, कैपिटल पी इज फॉर प्रेशर, सही है। तो ये गलत हो जाता है, ये रॉ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, रॉ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, रॉ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सही है। मास अपॉन वॉल्यूम, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ, कितना मास एक किस्म के वॉल्यूम के अंदर, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ मास इज कंसंट्रेटेड इन हाउ मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ज्यादा मास कम वॉल्यूम के अंदर डेंसिटी ज्यादा, कम मास ज्यादा वॉल्यूम के अंदर डेंसिटी कम, सही है। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं हम। रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहलाई जाती है, मतलब कि पानी 4 डिग्री पे होता है उसकी डेंसिटी, और हम सब्सटेंस कोई भी डेंसिटी हमारे पास, उसको हम रेशो निकालते हैं, तो हमारे पास उससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, या रिलेटिव डेंसिटी भी उसे कह सकते हैं। आगे हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 4 के मैंने, इसके अंदर इन लोगों ने रैकिंग बॉल दिया हुआ है, रेडियस 18 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ आयरन निकालने, डेंसिटी ऑफ आयरन भी दी हुई है, चलो मास मालूम करने को बोला है, कोई इशू की बात नहीं है। पहले डेंसिटी है, डेंसिटी से मैंने पहले क्या की, कन्वर्जन कर दी इनटू स्टैंडर्ड यूनिट्स, सही है। सारे जितनी भी यूनिट्स हैं उनको मीटर में ले आओ और किलोग्राम के अंदर ले आओ, उसके बाद फिर सॉल्व करो, एक यूनिट रख के सॉल्व करो। अच्छा, इसके अंदर इन लोगों ने क्या किया, पहले डेंसिटी थी, डेंसिटी से इन लोगों ने क्या चीज़ निकाली है भाई, वॉल्यूम निकाला है, गेस यस। इन लोगों ने वॉल्यूम निकाला, रेडियस से, सॉरी, इन लोगों ने वॉल्यूम निकाला है। फिर जब रेडियस से इन लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया, तो वॉल्यूम है हमारे पास और डेंसिटी भी है सवाल के अंदर, तो मास निकाल लिया। किस तरह, देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, आर पुट किया, वॉल्यूम निकाला इन्होंने, सही है। आर पुट किया, मल्टीप्लाई वगैरह किया, वॉल्यूम निकाल लिया। फिर उसके बाद जो वॉल्यूम आया मेरे पास, मास अपॉन वॉल्यूम में डाला, डेंसिटी मेरे पास सवाल में थी, मैंने मास निकाल लिया। तो इससे ज़्यादा आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। आगे सिग्निफिकेंट रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और उसको क्या नाम है, अपना राउंड ऑफ करने के रूल्स कुछ गिवन है हमारे पास, तो बल्कि राउंड ऑफ करने के रूल्स नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए हुए हैं इन लोगों ने। राउंड ऑफ के रूल्स इसमें है ही नहीं, आप लोगों के है ही नहीं राउंड ऑफ के रूल्स, तो ये तो मज़े हो गए आप लोगों के। लेकिन खैर, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज़ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स हैं मतलब जो मायने रखते हैं, सही है। हम एक साइंटिस्ट के तौर पे, एक साइंटिस्ट के हिसाब से जो मायने रखे उनको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। 200, 2 के बाद है, सही है, इधर है, लेकिन इसकी कोई ना कोई मायने है, ये कोई ना कोई मायने रखता है, तो ये क्या है भाई, सिग्निफिकेंट है। उसी तरह 0.00034, सही है, इसके अंदर मेरे पास सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ इन 2 डिजिट्स की है, सही है, बाकी सारे अनसिग्निफिकेंट हमारे पास कहलाए जाते हैं। उसी तरह 0.202 तीन सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि जीरो जो है 2 और 2 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। उसी तरह 504603, सही है, ये भी सिग्निफिकेंट हमारे पास कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट है। 92000010 कितने हैं इसके अंदर, 7 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये भी मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन अ एरिया ऑफ अ सिलेंडर उस डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर पे, इतना आसान सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले डायमीटर है उसको हाफ करके रेडियस कर दो, रेडियस को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दो, फिर मतलब सेंटीमीटर से मीटर के अंदर ले आओ। फिर उसके बाद हमारे पास जब इसका रेडियस आ गया है, फिर फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर एच, बल्कि इन्होंने एरिया बोला हुआ है, आई गेस इन्होंने एरिया ही बोला हुआ है। तो आप फिर एरिया निकाल लो, एरिया का बोला है ना इन्होंने सिलेंडर का, यानी कि सरफेस एरिया की बात की हुई है। तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर का एरिया निकालोगे आप, नीचे का एरिया निकालोगे और फिर साइड्स का एरिया निकालोगे, ठीक। फिर उसी हिसाब से आप आगे इसको सॉल्व कर लोगे। एरिया ऑफ सिलेंडर इन लोगों ने गलत दिया है इधर फॉर्मूला, मैं इसी चीज़ से कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर इन्होंने एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने को बोला है तो ये फॉर्मूला गलत है। ये पाई आर स्क्वायर जो है ना वो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, तभी मैं इतना मतलब कि स्टडर कर रहा था बीच में, क्योंकि मैं इसी चीज़ को देख रहा था। ये फॉर्मूला थोड़ा गलत है एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने का। एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने का जो असल फॉर्मूला है उसके लिए हम थोड़ा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये फॉर्मूला किस तरीके से गलत है। बोलोगे सर फालतू में बोर्ड वालों को गलत बोल रहे हैं। देख लो भाई, एक सिलेंडर है मेरे पास, सही है, इस तरीके का सिलेंडर होता है, जैसे आपकी वो पेंसिल सेल होता है ना, वैसे ही वैसे एक सिलेंडर होता है। एक ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट सर्क्युलर है, तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया तो हो गया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले पार्ट का भी एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सही है। लेकिन ये जो कर्व सरफेस होता है, ये जो इसका कर्व होता है आसपास का एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है ये? 2 पाई आर एच। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों चीजों को ऐड करूंगा ना, तब मेरे पास एरिया आएगा इसका। ये बन जाता है 2 पाई आर एच प्लस का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दो एक जैसे हैं, दो एक जैसी चीजें ऐड हो रही हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, 2 पाई आर बल्कि कॉमन ले लो ना आप। 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं हम इस फॉर्मूले के अंदर, आसानी के लिए करते हैं, वैसे तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचा एच प्लस आर, सही है। थोड़ा तमीज से लिख देता हूँ फॉर्मूला को, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता है बेसिक फॉर्मूला आपका सिलेंडर का एरिया निकालने का। उसी तरह आगे फिर हमारा एक चैप्टर खत्म होता है, अपने अख्ताम को पहुंचता है। इस चैप्टर के अंदर कोई भी इशू वाली बात हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है मेरा, पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। शर्माओगे पेपर में बंद मार के आ जाओगे, बाद में सोचोगे कि काश पूछ लेता मैं। अच्छा, एमसीक्यूज पे आ जाओ। एमसीक्यूज के अंदर रीडिंग की बात हो रही है, मतलब शोज अ पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल। रीडिंग आपको पता है आती होनी चाहिए, मतलब रीडिंग रीड करना आनी होनी चाहिए आपको। अच्छा, 10 identical steel balls of mass 27 gram are immersed in a measuring cylinder having 20 centimeter cube of water. सही है। The reading of water level rises to 50 centimeter. What is the density of steel? अच्छा, डेंसिटी मालूम करने को बोला है स्टील का, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं, 27 ग्राम उन सबका मास है। 27 से 10 को मल्टीप्लाई किया है, 270 ग्राम मास आ गया है, जिसको मैं ऑलमोस्ट 0.27 किलोग्राम भी बोल सकता हूँ। ग्राम से किलोग्राम कन्वर्जन है, छोटे से बड़े में जा रहा हूँ। किलोग्राम जब था वो मेरे पास 1000 ग्राम के बराबर है, तो जब मैं ग्राम से किलोग्राम में जा रहा हूँ मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। मल्टीप्लाई तब करता था जब किलोग्राम से ग्राम में आता हूँ। बड़े से छोटे में आओगे मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़े में जाओगे डिवाइड करोगे, ये चीज़ दिमाग में रखना। अच्छा, उसी हिसाब से मेरे पास मेजरिंग सिलेंडर का वॉल्यूम इनिशियल कितना है, V1 मेरे पास है 20 cm3, V2 मेरे पास है 50 cm3, यानी कि वॉल्यूम उसका बॉल्स का टोटल कितना है भाई? सही है, टोटल जो बॉल्स मैंने उसके अंदर डाली हैं तो उनका असल जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो मेरे पास डेल्टा V बराबर आ जाता है 30 cm3 के। सही है, चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है? 30 cm3 के। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, रॉ इज इक्वल टू एम अपॉन वी। मास कितना है मेरा? 0.27। वी कितना है मेरा? 30। सही है। इन्होंने क्या बोला है वैसे? स्टील की डेंसिटी मालूम करने को बोला है इन्होंने। तो हाँ, 10 के हिसाब से अगर मैं कर रहा हूँ ना, 10 के हिसाब से मैं कर रहा हूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम इसी तरीके से आएगा इसका। सही है। अब इन्होंने इशू की बात यह है कि इन्होंने ग्राम पर CM3 के अंदर गिवन किया हुआ है। सही है, ग्राम पर CM3 के अंदर गिवन है, तो तुम 270 से ही कैलकुलेट कर लेना वैसे। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 270 अपॉन 30 करता हूँ। 3 वन ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, ऑलमोस्ट मेरे पास 9 ग्राम पर CM3 इसका आंसर आ रहा है मेरे पास। सही है। इसी तरीके से अगला सवाल भी करोगे, माइक्रोमीटर की रीडिंग देख लेना, ठीक है। अच्छा,
आगे गिवन है, a worldwide system of measurements in which the units of base quantity were introduced was called international system of units. All accurately known digits and first doubtful digit in an expression is known as almost significant figures. सही है, significant figures बोलते हैं इनको. If zero line of a vernier scale coincide with the zero of main scale, then the zero error is zero. मतलब कि zero होता है जब वर्नियर स्केल की जीरो लाइन कोइंसाइड करती है मेन स्केल से, तब हमारे पास जीरो एरर मतलब होता ही नहीं है, जीरो हो जाता है, जीरो एरर भी जीरो हो जाता है. तो जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एरर. इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होता है, हमारा एरर भी नहीं होता, रैंडम भी नहीं होता. सही है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई मसला होता है, उसके अंदर मेजरमेंट के अंदर. अच्छा, length, mass, electric current, time, intensity of light, amount of substance are example of base quantities. सही है, सारी base quantities हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हो. आगे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं, ये खुद कर लेना भाई, इससे ज़्यादा आसान कोई सवाल होंगे नहीं. हाँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज, ये मैं करवा देता हूँ. कन्वर्जन ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज, 230 cm क्यूब, सॉरी cm सेंटीमीटर, कितने मीटर के बराबर है. सेंटीमीटर से मीटर में जा रहा हूँ. सेंटी क्या होता है, 1/10. सही है, मतलब सॉरी 1/100. सेंटी होता है 1/100. तो मैं क्या करूँगा, 230 से जब मीटर में जाऊँगा, सेंटीमीटर से मैं किस में जाऊँगा, मीटर में, तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है. 100 से डिवाइड करूँगा, आंसर आ जाएगा 2.3 मीटर. उसी तरह मेरे पास 250 ग्राम बराबर है हाउ मैनी किलोग्राम के. जाहिर सी बात है, किलो क्या होता है, हजार के बराबर है, लेकिन मैं क्या जा रहा हूँ, छोटे से बड़े में जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है डिवाइड करवाऊंगा जैसे पहले करवाया था. तो 250 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करवाऊँ, डेसिमल का पॉइंट इधर से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.25 किलोग्राम. उसी तरह 0.5 सेकेंड है, कितने में कन्वर्ट करना है, डैश अमाउंट ऑफ मिली सेकेंड के अंदर. मिली का मतलब होता है, मतलब 1000 तो होता है. सही है, 1000 तो होता है, लेकिन इसके अंदर और किलोग्राम में फ़र्क ये है, किलोग्राम में फ़र्क ये है कि भाई मतलब हम इसका बोलते हैं कि इट इज़ अ अनदर, मतलब कि एक और चीज़ मैंने तोड़ दी है हज़ार के अंदर. इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मिली तो हज़ार भी है, हज़ार कैसे हो सकता है. सही है, मिली छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है. सही है, मिली हज़ार किस तरह है कि मैं किलो सेकंड नहीं बोल सकता. सही है, किलो हमेशा मैं ज़्यादातर जिन चीज़ों को जिनका मैं वेट डायरेक्टली निकालता हूँ, वेट वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है ना, तो किलोज वगैरह उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इधर हम क्या इस्तेमाल करें, मिली इस्तेमाल करें. इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना. तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ क्या होता है, 10⁻³ इसका मतलब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, इज इक्वल टू डैश 10⁻³ सेकेंड. अब बताओ 10⁻³ छोटा है या ये छोटा है, भाई जाहिर सी बात है ये छोटा है. बड़े से छोटे में आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10⁻³ से, यानी कि 1000 से. 0.5 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या चीज आएगी, 500 मिली सेकेंड मेरे पास आंसर होगा. ठीक है. अच्छा, 0.8 मीटर इज इक्वल टू डैश अमाउंट ऑफ मिलीमीटर. अच्छा, वैसे किलो किलो और मिली के अंदर एक और फर्क ये है कि किलो हमेशा बड़ी क्वांटिटी को डिफाइन करता है और मिली बोलता है कि ये इस चीज का टुकड़ा है. किलो ये चीज बताता है कि ये इसका 1000 गुना है, मतलब सॉरी 1000 गुना नहीं, हाँ हाँ, एक तरह से 1000 गुना ही है, 1000 टाइम्स है. ठीक है, ये इस चीज का क्या है, 1000 टाइम्स है. लेकिन मिली जो है ना, मिली ये चीज बताता है कि ये चीज 1000 टुकड़ों में बटेगी ना, तो उन 1000 टुकड़ों को मैं बताऊं. सही है, उन 1000 टुकड़ों को मैं बताऊंगा. अगर ये चीज 1000 चीजों में टूटी, तो मैं इन 1000 चीजों को बताऊंगा. आगे मेरे पास आता है 350 मिली सेकेंड इज इक्वल टू डैश अमाउंट ऑफ सेकेंड्स. 350 मिली सेकेंड कितने सेकंड्स के बराबर है, जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई करवाया था उसी तरह 1000 से डिवाइड करवा दूंगा, 0.35 आंसर आ जाएगा मेरे पास. 3 के पार्ट एफ के अंदर 1.2 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम. 1.2 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश अमाउंट होगा. भाई पहले ग्राम से किलोग्राम गए थे, डिवाइड किया था, बड़े से छोटा, किलोग्राम बड़ा है ना, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, क्या आ जाएगा भाई, 1200 ग्राम के बराबर. कोई इशू की बात नहीं है. अच्छा, आगे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं. तो ये पिछले जो दो सवाल हैं वर्नियर कैलिपर और ऑसिलेशंस वाले हैं, उनका आप खुद भी देख सकते हो, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल के लिहाज से थे. राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ मोशन. 75,000 मीटर इज इक्वल टू 750 क्या. सही है, 750 क्या. आगे हमने क्या किया, दो डेसिमल गायब कर, सॉरी दो स्पेसिस गायब कर दिए है ना मैंने. इसकी इसकी मैंने क्या किया भाई, इसकी मैंने दो स्पेसिस गायब कर दिए.
तो मेरे पास चूंकि 75,000 था, उसमें मैंने दो प्लेसेस कम कर दिए हैं। दो प्लेसेस का मतलब क्या है भाई, 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर, ये क्या है मेरा हेक्टोमीटर, भूल गए, अभी तो किया था। सही है, इसके अंदर हमारे पास किधर गया हेक्टोमीटर, ये रहा। हेक्टोमीटर क्या है, 10 की पावर 2। तो मैंने दो प्लेसेस जब खत्म की, तो 75,000 मीटर मेरे पास बराबर है 750 हेक्टोमीटर के। सही है, 750 हेक्टोमीटर के बराबर है। हाँ, इस मुझे जहाँ तक लगता है ये किलोमीटर लिखना चाहा था, क्योंकि ये आपको इतनी गहराई में जाके कन्वर्जन देगा नहीं। अगर किलोमीटर का आ जाता तो मसला ही नहीं था, मैं 1000 से करवा देता, मतलब 1000 का दिया हुआ था, फिर 75 किलोमीटर के बराबर होता है ये फिर। सही है? कोई इशू की बात नहीं है इसमें। अच्छा, आगे मेरे पास आती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक सॉरी, उससे पहले सवालात तो करने वाले, सवालात मैंने पूरे किए नहीं अभी। 2/1000 सेकेंड, दो के 1000 हिस्से कर दिए, इज इक्वल टू, आगे इन्होंने क्या गिवन है भाई, मेरा ख्याल है इन्होंने 1 लिखना चाहिए था इधर। 1 लिखना चाहिए क्योंकि आगे भी फिर 1 ही है। सही है, 1 × 10⁻³ सेकेंड के बराबर है। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है, सही है, तो मसल आंसर लिखोगे, जो कि 10⁻³ किसके बराबर था, मिली सेकेंड के, 1 मिली सेकेंड के बराबर। सही है, 1/, ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना, सही है, 6 है। 6 जीरोस है, इसका मतलब क्या है, 1 × 10⁻⁻6। सही है, क्या है भाई, 1 × 10⁻⁻6, वो किसके बराबर आता है, 1 माइक्रोग्राम के। 1 माइक्रोग्राम के, 10⁻⁻6 की जगह क्या लगा दोगे, माइक्रो लगा दोगे ग्राम से पहले, ये ग्राम है। सही है, उसी तरह मेरे पास, ओके ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ओके। काफ़ी बड़ी वैल्यू दे दी इन लोगों ने वैसे। ये मेरे पास बराबर होता है 1 गीगा मीटर के, क्योंकि मेरे पास ये 1 × 10⁻⁹ जो कि मेरे पास बराबर है 1 गीगा। सही है, ओप सॉरी, गीगा का जी कैपिटल होता है, गीगा और मीटर। सही है, बड़ा जी बनाते हैं हम इसके लिए, क्योंकि छोटा जी तो ग्राम के लिए होता है। अच्छा, आगे साइंटिफिक नोटेशन में और दिए हुए हैं भाई, what the values in standard and scientific notation, radius of first orbit of hydrogen atom is 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 0.53 ए डिग्री जो बोलते हैं ना, ये एंगस्ट्रॉम है। 0.53 इंटू 10⁻⁻10। सही है, 10⁻⁻10 के बराबर है। इस डेसिमल को आप 1, 2, 3, 10 तक जब शिफ्ट कर दोगे ना, तब आपके पास इसकी नॉर्मल जो फॉर्म आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी आपके पास। सही है, 1 लाइट ईयर इज दिस मच मीटर्स, ओके। सही है, इसको मैंने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक, जिस चीज़ के अंदर ये लोग गिवन है। अच्छा, 1, 2, 3, 6, 2, 8 ये आ गया, और आगे जितने भी जीरोज है आप उसको 10 की पावर में लिख दोगे मिला के। सही है, जो भी इसका आंसर आएगा लिख देना। वैक्यूम प्रेशर 2.7 इंटू 10⁻⁻4 टॉर। अच्छा, इन लोगों ने वैक्यूम प्रेशर गिवन है 10⁻⁻4 के अंदर, 4 मरतबा जीरो को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे, 2.7 इंटू 10⁻⁻4, ये है ना, तो 4 मरतबा, 1, 2, 3, 4, जीरो पॉइंट इधर आ गया था, 0, 0, 0, तो ये क्या हो गया भाई, 0.00027। सही है, मैंने इसी के अंदर ही कर दिया, वैसे तुम अलग से वर्किंग कर देना, बड़ा absurd हो रहा है ये, मैंने ये काम भी कर दिया, आगे 10⁻⁻4 भी लगा है, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से। सही है। अच्छा, आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक सवाल है, बीच में डेंसिटी वॉल्यूम का सवाल है, समझा देता हूँ मैं क्या सिलसिला है इसके अंदर। अच्छा, 980 के कितने अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 91.60 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1001 0.1। अच्छा, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 0.0086, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सही है, कोई इशू की बात नहीं, अभी पढ़ा है ये तो हमने। अच्छा, a wooden piece is made in different shapes. Take length is equal to radius is equal to 2 meter. Calculates its volume as a sphere, cylinder, cube, pyramid. सही है, स्फीयर, सिलेंडर और क्यूब, पिरामिड। अच्छा, सिलेंडर इन्होंने 2 बार दिया हुआ है, वेरी नाइस। तो लेंथ भी 2 मीटर रखनी है, रेडियस भी 2 मीटर रखना है। क्यूब का मेरे पास, फॉर क्यूब
क्यूब के हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। सही है, एल की पावर 3, यानी कि एल को 3 बार मल्टीप्लाई करवाने, 2 × 2 × 2 जो कि बराबर आता है 8 के। 8 cm, सॉरी cm के अंदर नहीं है, मीटर के अंदर है। 8 मीटर क्यूब इसका आंसर होगा मेरा। ये बल्कि पार्ट बी मैंने कर दिया क्यूब के लिए। पार्ट ए जो स्फेयर वाला है, स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब, खुद निकाल लेना। पिरामिड के लिए अलग चक्कर होता है। पिरामिड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इन्होंने अब बताया नहीं है कि 3 साइडेड है या 4 साइडेड पिरामिड है। या तो ये हो सकता है कि हम बेस एरिया को, मतलब कि अगर मेरे पास पिरामिड के लिए बेस एरिया जो है, मतलब अगर मैं 4 साइडेड कंसिडर करता हूँ पिरामिड, कुछ आई गेस इस तरीके कार का बनेगा। मैं ऊपर से अगर आप पिरामिड को देखो तो आपको इस तरीके कार का दिखता है। मैं सबसे पहले बेस को कंसिडर कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक साइड आ गई बेस की, स्क्वायर बेस है 2 × 2। पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सही है, तो 2 × 2 बेस एरिया के लिए मैं क्या निकालूंगा, ये आ जाएगा 4। उसी तरह मेरे पास इसकी जो हाइट होगी, फॉर सपोज ये मेरे पास बेस एरिया था और ये मेरे पास इसकी हाइट आ गई। अब मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, ये मैंने ऊपर से देखा था, इसको अब मैं साइड से देख रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या था 2। अब मैं क्या करूँगा, बेस एरिया मेरे पास क्या है 4 था। सही है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट मेरे पास फॉर्मूला था वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 × 2 जो कि बराबर है 8 के। मैंने सपोज कर लिया कि पिरामिड की स्क्वायर बेस है, वरना उसके बगैर हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। पिरामिड का फॉर्मूला ही यही होता है। अलबत्ता सिलेंडर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो 2 बार इन्होंने दिया हुआ है माशाल्लाह से। मतलब उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट होगा, जाहिर सी बात है 2 बार दिया हुआ है। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। पाई टाइम्स आर क्या है, 2 का स्क्वायर, टाइम्स का हाइट क्या है 2, हाइट भी 2 ले ली मैंने, सब कुछ 2 ही ले लिया मैंने। सही है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 8 पाई समथिंग आएगा। 8 को पाई से मल्टीप्लाई करवा देना, या 8 को, और सिंपल कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो 8 को 22/7 से मल्टीप्लाई करवा देना पेपर में। सही, अगर साइंटिफिक है तो डायरेक्ट पाई से करवा देना, इशू की बात नहीं है। शिफ्ट दबा के 10 × 10 की पावर का बटन होता है नीचे, सही है, उसको दबा देना। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फीयर एंड अ क्यूब इफ द मास ऑफ वुड इज 1 किलोग्राम। इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। शेप से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, जाहिर सी बात है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में तुम्हें मार पिटती है, सही है, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग तुम्हें कूटते हैं, तुम्हारे भाई भाई बहन वगैरह होंगे बड़े, तो वो तुम्हें क्या करते हैं, कूटते रहते हैं। ऐसी बात है ना। तो मसला ये है कि तुम हो ढीठ, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह इस पर भी कोई असर नहीं पड़ता, आप इसको कूटते रहो, वॉल्यूम तो वही है। सही है, खून तो वही है ना, खून थोड़ी चेंज किया उस बच्चे का मेरे। मार रहे हैं बस, उसको कूट रहे हैं, चल रहा है उसका भी गुजारा। खैर, जो भी है। हाँ, हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या मेरे में सही आ रही है, हाँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज अ स्फीयर एंड अ क्यूब इफ द मास ऑफ वुड इज 1 किलोग्राम। मास क्या है भाई, 1 kg। मास क्या है, 1 kg। इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। सही है, ये तो बाद वाली कहानी है, तो मैंने बता दी है। मास इतना है, वॉल्यूम भी दे ही देते मालूम करने के लिए। फाइंड द डेंसिटी ऑफ, बल्कि नहीं, अगर मेरे पास वुड है, उसका वॉल्यूम, मेरे ख्याल है, मेरे जहाँ तक ख्याल है सवाल के अंदर ये बोलना चाह रहे थे, अगर मैं उसको स्फीयर में कंसिडर करूँ तो भी वॉल्यूम वही है, क्यूब में कंसिडर करूँ तो भी वॉल्यूम वही है। मेरे जहाँ तक अंदाजा है वो यही कहना चाह रहा है। मास दे दिया उसने बस, निकाल लेते हैं भाई। डेंसिटी ऑफ वुड एज अ स्फीयर के लिए पहले मैं ज़रा वॉल्यूम वाली कैलकुलेशन कर लूँ थोड़ी। वॉल्यूम बराबर है 4/3 πr क्यूब के फॉर अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास बराबर है, ये तो डायरेक्ट एल क्यूब के बराबर आ जाता है। सही है, अच्छा। अब मेरे पास इशू ये आ जाएगा, ये रेडियस है और ये लेंथ है। अब या तो ये रेडियस और लेंथ को बराबर रखेंगे, लेकिन फिर हमारे पास इन दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं आएगा, ये इशू की बात हो जाएगी। तो आई डोंट नो ये सवाल के अंदर क्या कहना चाह रहे थे ऐसा, या फिर इन लोगों ने लेफ्ट के ऊपर कुछ फिगर 1.31 गिवन है, ये नहीं, ये बल्कि अगले सवाल की है। पता नहीं क्या सिलसिला है, मास दे दिए, मैं इस तरह वॉल्यूम के बगैर इसकी डेंसिटी नहीं निकाल सकता हूँ। इसके लिए मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए था। वॉल्यूम किसी ना किसी तरह, मतलब कि एज अ स्फेयर मुझे दे देते, फिर मैं मतलब कुछ ना कुछ करके निकाल ही लेता। खैर, शेप से तो
असल जो मकसद है सवाल का, शेप का कोई चेंज नहीं आता वॉल्यूम पे, तो सॉरी डेंसिटी पे। अच्छा, a measuring cylinder figure 1.31 is filled with 500 cc water. Okay. A stone of mass 20 gram is immersed into the cylinder. Water rises up to 800 cc. cc आपके पास होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है भाई? क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब जो आप बोलते हो ना, क्वेश्चन नंबर 10 डाल देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ? सीसी भी बोल सकता हूँ, क्यूबिक सेंटीमीटर। सही है, सी और ये सी सही है। अच्छा, आगे बोलता है स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज इमर्स्ड इनटू द सिलेंडर सच दैट वाटर लेवल राइजेस अप टू 800 सीसी। भाई चेंज इन वॉल्यूम निकाल लो, सिंपल सी बात है। चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे हमारे पास उस चीज़ का वॉल्यूम आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम बराबर है 800 माइनस 500 के, जो कि मेरे पास बराबर है 300 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। सही है, 300 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है? स्टोन का वॉल्यूम आया। स्टोन का मास क्या है मेरे पास? स्टोन का मास है 20 ग्राम, सवाल के अंदर किया मैंने। अब डेंसिटी मैं चाहूँ ग्राम पर सीएम क्यूब में भी निकाल सकता हूँ। सही है, निकाल लेते हैं। डेंसिटी बराबर है मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम के, मास बराबर है 20 और वॉल्यूम बराबर है 300 के। ये मेरे पास आ जाएगा 1/15 के बराबर आ जाएगा। 1/15 को अपने कैलकुलेटर में डाल देना, जो भी वैल्यू आए। ये मेरे पास क्या है भाई? ग्राम पर सेंटीमीटर। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव द डेंसिटी ऑफ स्टोन है विच स्टेटमेंट इसका। अच्छा, ये इन्होंने ये चीज़ पूछी हुई है, खैर मैंने डेंसिटी ही निकाल ली। मैंने डेंसिटी ही निकाल लिया, मैंने आगे का सवाल देखा ही नहीं, तो वो स्टेटमेंट्स का पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। वैसे डेंसिटी इसी तरीके से निकालोगे किसी चीज़ की, तुमने उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाला है, जितना वॉल्यूम बढ़ा है वो उस चीज़ का वॉल्यूम है जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है, एक कमरा है, उसके अंदर 100 लोग हैं, या फिर 100 ज़्यादा हो गया, 10 लोग, 10 लोग हैं। अब उसके अंदर एक मोटा आ जाता है जो 3-4 लोगों के बराबर है, चलो 4 लोगों के बराबर है। वो अंदर जाएगा कमरे में, तो जो 10 लोग पहले खड़े हुए थे उनमें से 4 लोग तो बोलेंगे भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मसला हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा। सही है, वो मार मार देगा उस बंदे को। तो उन्होंने कहा भाई वो 4 लोग क्या हो गए? निकल गए। 4 लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई। सही है, वॉल्यूम बढ़ गया था ना कमरे का, 4 लोगों के हिसाब से बढ़ गया था। तो जो वॉल्यूम बढ़ा है वो चेंज इन वॉल्यूम है। सही है, वो हमारे पास उस चीज़ का वॉल्यूम है जो अंदर गया है। मैंने उस मोटे का वॉल्यूम निकालना था कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं उसको अंदर भेजा कमरे में, उस मोटे की वजह से 3 लोग निकल आए बाहर। मैंने कहा 3 लोगों के बराबर का वॉल्यूम था इसका, 3 के बराबर का खाता है ये। सही है, खैर बोल नहीं देना किसी को, गलत बात होती है, बीमारी होती है ये। मैं भी मतलब ज़्यादा बोल जाता हूँ कभी कभी। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन, एक ये स्टेटमेंट गिवन है। द फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन, द फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। भाई देखो, डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव द वॉल्यूम ऑफ स्टोन सही स्टेटमेंट है, पार्ट बी। सही है, हमने क्या निकाला था? वॉल्यूम निकाला था ना, मोटो का, सॉरी मोटे का वॉल्यूम निकाला था मैंने। मैंने मोटे का वॉल्यूम निकाला था उससे, तो मैंने डायरेक्ट सिर्फ वॉल्यूम लिया, मैंने ये नहीं लिखा था कि इसकी डेंसिटी कितनी है। सही है, मैंने उसकी डेंसिटी वहाँ से कैलकुलेट नहीं की थी, मैं उसका मास वहाँ से कैलकुलेट नहीं किया था। तो बस ये स्टेटमेंट थी, इसको प्रूव करना था। बाकी यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। कोई भी इश्यूज आ जाए बता देना। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, आगे मैं चैप्टर नंबर 2, 3 या 6 अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। अल्लाह हाफिज़।